हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रमुख तथ्यों की ओर। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सभी लोग आंसर दीजिए कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कल ही मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 16 सितंबर 1995 में हुई थी। किसकी? ओजोन परत संरक्षण दिवस की। पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में जीवन रक्षक, पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ये ऊपर पाई जाती है और ये उस मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है, उस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। और इसको जीवन रक्षक गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस के नाम से जाना जाता है? जीवन रक्षक गैस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो याद रखिएगा, 2020 में जो ओजोन परत दिवस की थीम थी, वो थीम क्या थी? जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के लिए 35 साल। जीवन रक्षक गैस इसे हम कहते हैं इसलिए क्योंकि ओजोन परत एक गैस की बहुत बड़ी मात्रा है जो समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, जो दूर से एक परत के रूप में दिखाई देती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यहाँ से छन कर आती हैं और ये पराबैंगनी किरणों को वहीं रोक देती है। अगर पराबैंगनी किरणें यहाँ पर आए तो हम लोगों में बहुत सारी विकृतियाँ जीव जंतुओं में उत्पन्न होंगी। ये देखिए, ओजोन गैस को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक डाप्सन होता है। यह पराबैंगनी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा करती है। अगर पराबैंगनी किरणें ज़मीन पर आ जाएं या ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या हो सकता है? कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग, फोड़े फुंसी जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इसे जीवन रक्षक गैस का भी दर्जा प्राप्त है। ये ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलते हैं, O3 इसका फार्मूला होता है, तब ये आपकी गैस बनती है। ओजोन परत से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हम लोगों को याद करना है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में शहर है आपका मॉन्ट्रियल। 1987 में एक संधि हुई थी ओजोन परत को बचाने के लिए। उस संधि को नाम क्या दिया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये प्रभावी कब से हुई? तो यह संधि 1989 से आपकी प्रभावित हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 में ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। उसकी थीम क्या थी? 32 ईयर्स एंड हीलिंग। तो इसे भी आपको याद रखना है। ओजोन परत की खोज कब हुई? तो खोज 1913 में फ्रांस के फैब्री चार्ल्स एंड हेनरी बुसोन ने मिलकर की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने खोज कब की थी? 1913 में इसकी खोज की थी। तो इसे भी याद रखिएगा। फोरमैन ने 1900, ये ब्रिटेन के थे, जॉन फोरमैन, ब्रिटेन का एक दल अंटार्कटिका में पहुंचा था। तब उसने खोज किया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र हो गया है। छिद्र का मतलब इसकी जो गैस है, इसका आवरण बहुत पतला हो गया था, जिस कारण हम आर से पार देख सकते थे। इसका पता कब लगाया गया था? 1985 में लगाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पता किसने लगाया छिद्र का? तो 1985 में किसने लगाया था? अंटार्कटिका का फोरमैन ने लगाया था। वियना कन्वेंशन 1985, ये किससे संबंधित है? ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। वियना सम्मेलन, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है, तो वहीं पर ये एक संधि हुई थी ओजोन परत को संरक्षण से बचाने के लिए, संरक्षण के लिए। अच्छा, ओजोन को सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? किससे ये गैस नष्ट होने लगती है? तो सर्वाधिक नुकसान इसे CFC गैस से होता है। किससे होता है? CFC। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFC सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है किसे? ओजोन को। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया था। पहली बार शुरुआत 1995 में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। तो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करंट की दृष्टि से भी, भूगोल और पर्यावरण की दृष्टि से भी। इससे अब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा ओजोन से। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, आप बस ये एक याद रखिएगा। बाकी अब कोई क्वेश्चन भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें उपराष्ट्रपति चुने गए थे, उपसभापति चुने गए हैं। कौन है उपसभापति? तो हरिवंश नारायण सिंह इनका नाम है। ये पुनः चुन लिए गए हैं राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। तो राज्यसभा का पहला उपसभापति कौन था? इम्पोर्टेंट है। तो पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। राज्यसभा हमारा एक स्थायी सदन है या प्रतिनिधि सदन है या उच्च सदन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जबकि लोकसभा को हम अस्थायी सदन या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्थायी सदन है इसलिए इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। चलिए, राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पर है? तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहाँ पर है? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। कहाँ पर है भैया? चौथी अनुसूची संविधान की, उसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। अधिकतम राज्यसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य अधिकतम राज्यसभा में हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 का निर्वाचन होता है तथा 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। जो हमारे शिक्षा, साहित्य, कला, खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर लिया जाता है। अच्छा, राज्यसभा का हम सभापति कहें तो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही हमारा होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति कौन हो गए? वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन हो गए? हरिवंश नारायण सिंह। देखिए, पहली बार राज्यसभा का सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का पहली बार सत्र कब आयोजित हुआ? तो 13 मई 1952 को हुआ था। और कभी ये समाप्त नहीं होता, इसीलिए हम इसे स्थायी सदन कहते हैं, भंग नहीं होता है। तो क्या व्यवस्था है? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ से क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो उनके स्थान पर दूसरे चुन लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और कुछ ना कुछ सदस्य बने रहते हैं, इसीलिए इसे हम स्थायी सदन कहते हैं। तो कितने सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। अब देखिए, समय अवधि 5 वर्ष। जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, इनका जो समय पीरियड होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका समय कितने साल का होता है? उनका समय जो होता है सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि जो उपसभापति और ये सभापति होते हैं, इनकी उम्र सीमा भी, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की सीमा कितनी है? 35 साल। लेकिन राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सीमा कितनी है? 30 साल। 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो उसे शक्ति अनुच्छेद 80(3) के तहत प्राप्त होती है। किसके तहत? जो हमारा आर्टिकल 83 है, उसमें ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, कला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। चलिए देखिए, न्यूनतम आयु सीमा इसमें 23 साल की होती है राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर होता है और इसकी योग्यता का उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 84 में राज्यसभा का योग्यता जो सदस्यों का है उसका वर्णन किया गया है। और अयोग्यताओं को या निरर्हताओं का उल्लेख कहाँ पर है? तो 102 में बताया गया है कि कौन कौन सी अगर योग्यताएं नहीं होनी चाहिए तो राज्यसभा का उपसभापति, आप याद रखिएगा, इतने पॉइंट्स आपके राज्यसभा से पूछे जाते हैं और इससे कोई भी पॉइंट्स अधिक नहीं पूछा जाएगा। पहले जो उपसभापति हैं SV कृष्णमूर्ति राव का भी नाम आप याद रखिएगा और पुनः इनका निर्वाचन हुआ है हरिवंश नारायण सिंह का, इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो इतने पॉइंट्स आपको राज्यसभा से याद रखने हैं। करेंट का पॉइंट हरिवंश नारायण सिंह एक है, बाकी सारे जो आपके पॉइंट्स हैं 9 पॉइंट्स, ये आपको अगले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में आपने देखा कि हिंदी से पूरा फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार भरा हुआ था। तो कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया भारत सरकार ने। तब से हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पहला कब मनाया गया? 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था और तभी इसे हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत सरकार ने स्वीकार किया था। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है, लेकिन दर्जा नहीं दिया गया राष्ट्रभाषा का। चलिए अगला पॉइंट्स इसमें हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में 1947 में स्वीकृति मिल गई थी। मतलब भारत सरकार से पहले ही उत्तर प्रदेश ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी थी। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, फिजी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत की भाषा है हिंदी, सर्वाधिक बोले जाने वाले लोग भी भारत में पाए जाते हैं। विश्व में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी तीसरे नंबर पर बोली जाती है। पहले स्थान पर मंदारिन है, चीनी भाषा है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तीसरे स्थान पर आपकी हिंदी है। हिंदी भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी भाषा जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में बोली जाने लगी, 2 से अधिक राष्ट्रों में बोली जाती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। तो फिजी जो एक मात्र ऐसा देश है जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। इसकी राजधानी फिजी की सुआ है और मुद्रा डॉलर है। चलिए एक पॉइंट्स और है इसमें कि मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी, मॉरिशस जो देश है वहाँ पर भी हिंदी बोलने वालों की अधिकता है, और सिंगापुर जो देश है वहाँ पर भोजपुरी बोलने वालों की अधिकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भैया? तो पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कहते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सम्मेलन तो 3 वर्ष में होता है, लेकिन हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये पहला सम्मेलन नागपुर में मनाया गया था। 10वां जो सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा यूपी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2015 में भोपाल में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हिंदी 1968 से अनिवार्य रूप से सरकारी कामकाज में लागू कर दी गई। घोषित कब किया था उत्तर प्रदेश ने? 1947 में घोषित किया था, लेकिन 1968 में इसे अनिवार्य रूप से सभी सरकारी कामकाज में इसे लागू कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, भारत में हिंदी के सिर्फ 2 विश्वविद्यालय हैं। पहला आपका हिंदी विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये आपका वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। 1937 में वर्धा में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहीं पर 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई थी। 6 से 12 वर्ष तक के लिए की गई थी। बाद में हम लोगों ने इसे जब अपनाया तो 6 से 14 वर्ष के लिए अपनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर भारत में 2 विश्वविद्यालय हिंदी के हैं, तो इम्पोर्टेंट है। हिंदी में ईमेल जारी करने वाला एकमात्र राज्य आपका राजस्थान है। आप एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी बोलने वाला एकमात्र रोबोट रश्मि है, जिसे झारखंड के रंजीत कुमार नामक इंजीनियर ने बनाया था। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। 30 क्वेश्चन इससे बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी दिवस से जितने भी संबंधित पॉइंट्स थे हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। अब आपका कोई भी पॉइंट्स हिंदी दिवस से नहीं छूटेगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना।